नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। और आज हमारे पास आपके लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। जी हाँ, साल का अंत बहुत करीब आ रहा है, लेकिन फिर भी कार और बाइक जगत में एक्साइटमेंट जारी है। तो शुरुआत करेंगे आज एक नई बाइक के साथ। केटीएम का मानना है कि 390 एडवेंचर की लोकप्रियता के बाद काफ़ी लोग एडवेंचर बाइकिंग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और इसलिए ज़्यादा लोगों को एक्सेस देने के लिए अब आई है उससे एक छोटी एडवेंचर बाइक। बिना कच्चे रास्तों पर बाइक चलाए भरा रोमांच कैसे मिल सकता है। और आज हम चला रहे हैं देश की सबसे नई और किफायती एडवेंचर बाइक, भारत में बनी KTM 250 एडवेंचर। ज़्यादातर आप इसको चलाओगे सड़क पे, शहर में या फिर हाईवे पे लॉन्ग राइड पे, लेकिन कभी कभी आपको इसको ऑफ रोड भी लेकर जाने को मन करेगा। हम बात करेंगे डेली चलाने के लिए कैसी है, हाईवे पे कैसी है और ऑफ रोड परफॉर्मेंस इसका कैसा है। ये शायद KTM की सबसे छोटी एडवेंचर बाइक है, लेकिन दिखने में बड़ी है और निश्चित तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। लंबी दूरी तय करने के हिसाब से बाइक का पेट्रोल टैंक तैयार किया गया है और LCD डिस्प्ले पर आपको सारी ज़रूरी जानकारी मिलती है। साथ ही पिछले पहिए के ABS को बंद भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो नई बाइक अपने बड़े भाई दमदार KTM 390 एडवेंचर जैसी दिखती है और इसके साथ बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। लेकिन अगर आपका कद कुछ कम है तो बाइक की सीट की ऊंचाई आपके लिए थोड़ी ज्यादा होगी। KTM 250 एडवेंचर जो है दिखने में बिल्कुल 390 एडवेंचर की तरह है, क्योंकि इसका व्हील्स, सस्पेंशन, फ्रेम, बॉडी वर्क सब कुछ 390 एडवेंचर से शेयर किया गया है। हालांकि थोड़ा कलर्स अलग है और इसका हेडलाइट जो है हैलोजन है, बल्कि 390 एडवेंचर में LED हेडलाइट आती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका LCD है, उसमें TFT फुल कलर स्क्रीन है और हैंडल बार इसका स्टील का है और 390 एडवेंचर में एल्यूमिनियम हैंडल बार है। चलते समय 250 एडवेंचर का इंजन आपको इसे तेजी से दौड़ाने के लिए प्रेरित करेगा। बाइक फटाफट रफ्तार पकड़ती है, जितना एक्सेलरेट करेंगे ये उतना ही तेज भागेगी और जब तक इंजन चलता रहता है तब तक आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती रहती है। जहां बाकी सभी जगह सस्पेंशन बेहतरीन तरीके से अपना काम करता है, वहीं खराब सड़क पर ये थोड़ा सख्त लगने लगता है। इंजन इसका काफ़ी अच्छा है, फ्री रेविंग है, 9500 RPM तक इसको भगा सकते हो। टॉप स्पीड 130 से ऊपर, मेरे ख्याल से 140 तक पहुंच सकते हो आराम से। लेकिन थोड़ा सा वाइब्रेशन 6000 RPM के बाद ज़रूर आती है। शहर पर चला रहे हो तो आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर हाईवे राइड पे जा रहे हो, आप 100 किलोमीटर दिन में तय करना है आपको, तो हाईवे स्पीड्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन फुट पेग्स पे और हैंडल बार में आपको तकलीफ ज़रूर दे सकती है। सस्पेंशन फर्म है, टाइट है, तो हैंडलिंग बहुत अच्छा है, बहुत चिपक के चलती है। स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है, तो आप शहर के अंदर, ट्रैफिक के अंदर मैन्यूवरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर ख़राब रास्ते पे अगर बहुत दूर जाना है आपको, तो ये टाइट सस्पेंशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर आपको महसूस कराएगी। एडवेंचर राइडिंग को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए बाइक डिज़ाइन की गई है। अगर आपको अनुभव कम है तो भी KTM 250 एडवेंचर आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। ना सिर्फ तेज रफ्तार पर चलते समय ये तब भी मज़ेदार अनुभव देती है जब इसे हर तरह से इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो रोज़ाना का शहरी इस्तेमाल हो या फिर हाईवे की लंबी यात्रा या कभी कभी ऑफ रोडिंग। हाँ, एक बेहतर हैंडल ऑफ-रोडिंग में ज़्यादा मददगार साबित हो सकता था और इंजन थोड़ा और दमदार बनाया जाता तो बात ही कुछ और होती।
तो सवाल यह है कि KTM 250 एडवेंचर कैसी बाइक है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डेली चलाने के लिए बहुत अच्छा है। इंजन काफ़ी फ्री ड्राइविंग है, आप आराम से चला सकते हो इसको, डेली सड़क पे, डेली शहर के अंदर चला सकते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो। अगर आपको ऑफ रोड राइडिंग शुरू करना है, इसकी परफॉर्मेंस आपको डराएगी नहीं, बहुत मैनेजेबल परफॉर्मेंस है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑफ रोड राइडिंग शुरू करने के लिए। प्रॉब्लम है इसकी कीमत। जब आप जाओगे KTM शोरूम खरीदने के लिए, तो सिर्फ 10,000 रुपये शोरूम प्राइस ज़्यादा देने से आपको मिलेगी KTM 390 ड्यूक, जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा है और फीचर्स भी। यह भी कुछ महंगी मोटरसाइकिल है, हालांकि एक बेहतरीन एडवेंचर बाइक वाले सारे गुण KTM 250 एडवेंचर में आपको मिलते हैं। ये शायद सबसे उम्दा तो नहीं, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस और ऑलराउंड क्षमता का सटीक मेल आपको मिलता है, जो नए एडवेंचर राइडर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। रफ्तार रीबूटेड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। अब बारी एक और रिव्यू की। बात करेंगे टोयोटा की नई अर्बन क्रूजर सब कॉम्पैक्ट SUV की। अगर अर्बन क्रूजर ने एक फेस मास्क पहना होता तो शायद आपको ये विटारा ब्रेजा लगती, लेकिन इसने मास्क नहीं पहना है और ये अलग दिखती है। हाँ, इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRLs बिल्कुल सेम हैं, लेकिन काफ़ी फ़र्क भी हैं, जैसे ये बम्पर, नीचे स्किड प्लेट्स और ये फ्रंट ग्रिल। और इन सब एलिमेंट्स की वजह से सिर्फ नाम ही नहीं, दिखने में भी ये टोयोटा की बड़ी SUVs की काफ़ी याद दिलाती है। कार में 16 इंच के अलॉय व्हील, बॉडी कलर डोर हैंडल, चौकोर व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग है जो पीछे की तरफ तक जाती है। पिछली स्किड प्लेट सामने वाली प्लेट से मेल खाती है, जो अच्छी बात है। फिर आपको LED स्प्लिट टेल लाइट्स और क्रोम में कार का नाम लिखा भी मिल जाएगा। अगर आप अर्बन क्रूजर को थोड़ा और ख़ास बनाना चाहते हैं तो आप इस नए रस्टिक ब्राउन रंग और काली छत के 2 टोन विकल्प को चुन सकते हैं। कार में कुल मिलाकर 6 मोनोटोन और 3 डुअल टोन रंगों के ऑप्शन हैं, लेकिन डुअल टोन केवल सबसे महंगे प्रीमियम ट्रिम पर ही मिलेगा। कैबिन कुछ बढ़िया चीज़ों और कमियों का मिश्रण है, जबकि क्वालिटी और स्पेस अच्छा है। फीचर्स की जब बात आती है तो अर्बन क्रूजर सेगमेंट में 2 अन्य नई कारों सोनेट और मैग्नाइट से पिछड़ जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। टोयोटा ने इसका नाम रखा है स्मार्ट प्लेकास्ट टच स्क्रीन ऑडियो। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है और साथ में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी है। इसके बाद बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। बीच में एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है, लेकिन बाकी पूरा एनालॉग है और सेगमेंट में आई कुछ हालिया कार्स के मुकाबले थोड़ा पुराने ज़माने का लगता है, अगर हम कह सकते हैं तो। इसके अलावा आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स इस कार में मिल जाएगा और नीचे स्टोरेज के लिए एक और बॉक्स भी है। कैबिन में छोटे मोटे सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है। आपको सीटों पर गहरा भूरा रंग मिलता है और दरवाजे के पैनल पर कपड़ा भी इसी रंग का है। बेस ट्रिम जिसे मिड कहा गया है, इसमें टच स्क्रीन सिस्टम, वॉइस कमांड और क्रूज कंट्रोल नहीं है। अच्छी बात यह है कि स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री और इलेक्ट्रिक शीशे सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर्स, चमड़े से लिपटी स्टीयरिंग व्हील और स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जैसे फीचर केवल टॉप प्रीमियम ट्रिम का हिस्सा हैं। तो चलिए अब करते हैं कार की सवारी। यहाँ कोई डीजल इंजन नहीं है और टर्बो पेट्रोल विकल्प भी नदारद है। इसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 103 bhp और 4400 RPM पर 138 Nm बनाता है। गियर बॉक्स विकल्प है 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड ऑटोमेटिक।
इस कार का ये पेट्रोल इंजन सेगमेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल बड़े रिफाइंड इंजन में से एक है, लेकिन उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना आप चाहेंगे, क्योंकि जो इसका पीक टॉर्क है वो बहुत देर से आपको मिलता है, जो आरपीएम मार्क है, और उस चक्कर में थोड़ा स्लगिश फील होता है। इस 4 स्पीड ऑटोमेटिक के बारे में पहले भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं और ये कहा जा चुका है कि ये काफ़ी सिचुएशंस में आपको बेहतर रिस्पांस नहीं दे पाता है। लेकिन एक बात तो साफ़ है, अगर आप अर्बन क्रूज़र के इस ऑटोमेटिक वर्जन को शहर के कम रफ्तार पर चलने वाले ट्रैफिक में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आपको ये निराश बिल्कुल नहीं करेगा। इस ऑटोमेटिक वेरिएंट पर टोयोटा 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा कर रही है, जो 5 स्पीड मैनुअल के 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक को स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक मिली है, जहां एक लिथियम आयन बैटरी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ आती है। यहां टॉर्क असिस्ट, आइडल स्टार्ट स्टॉप और ब्रेक एनर्जी रिजेनरेशन जैसे फीचर बेहतर माइलेज पाने में मदद करते हैं। इस कार के 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स को हम पहले विटारा ब्रेज़ा पे चला चुके हैं और वहाँ से हमको ये पता चला था कि अगर आप ड्राइविंग का मज़ा लेना चाहते हैं, आपको एक ड्राइवर्स कार चाहिए, तो वो यकीनन बेहतर है इस ऑटोमेटिक के मुकाबले। ट्रैफिक सिचुएशंस में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। अगर आपको ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को तेज़ी से, तो वो भी आप मैनुअल में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिड, हाई और प्रीमियम नाम के 3 वेरिएंट्स की कीमतें मैनुअल के लिए 8,40,000 रुपये और ऑटोमेटिक के लिए 9,80,000 रुपये से शुरू होती हैं, जो ब्रेज़ा के आसपास ही है। सबसे महंगा मैनुअल 9,80,000 रुपये का है और सबसे महंगा ऑटोमेटिक है 11,30,000 रुपये का। 2 टोन रंग के लिए 25,000 रुपये तक अलग से देने होंगे। ये सेगमेंट में अर्बन क्रूज़र को एक सस्ता विकल्प बिल्कुल नहीं बनाता है। तो हाँ, अगर कीमतों की बात करें तो सेगमेंट की बाकी कार्स के मुकाबले अर्बन क्रूज़र कुछ खास सस्ती नहीं लगती है, लेकिन इस टोयोटा बैच का मतलब है कि इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, इसको रखने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी इस कार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज शो में सिर्फ इतना ही, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि हमारे सारे रिव्यू हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं और आप सारी डिटेल्स karanbike.com पर भी जाके ले सकते हैं। आपको याद दिला दें कि हमारा जो एनुअल अवार्ड्स प्रोग्राम रहता है, कारन बाइक अवार्ड्स, उसकी शुरुआत होने जा रही है और उसमें व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी, यानी कि वो कैटेगरी जहां पे सारे विजेता आप चुनेंगे, वो भी हम अब घोषित कर चुके हैं। तो इसमें आपके लिए क्या है, ना सिर्फ आप वोट करेंगे, लेकिन आप एक नई कार, एक नई स्कूटर या एक नई मोटरसाइकिल घर ले जा सकते हैं। जानिए कैसे, हमारे डिटेल्स अब आप देख पाएंगे और उसके साथ मैं आपको अलविदा भी कहता हूँ। प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट पहनना ना भूलें और अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें और अब देखें कि आप हमारे साथ वोट करके क्या जीत सकते हैं। एक बार फिर आ गया है टाइम देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद कार और बाइक अवार्ड्स का। पेश है 2021 CNB अवार्ड्स। यहाँ हैं कुल मिलाकर 50 कैटेगरीज, कार ऑफ द ईयर, बाइक ऑफ द ईयर और बहुत कुछ। इनको परखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स और हाँ, व्यूअर्स यानी आप वोट करें और अपनी पसंदीदा कार या बाइक घर ले जाएं।